अब इसी में ही अगर मैं इंडेक्स बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अब मैं डालने की कोशिश कर दे रहा हूँ यहाँ, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, यहाँ नेम का 2 इंडेक्स का 0, 2 इंडेक्स का 1 और सेकंड इंडेक्स का ही 2, यहाँ पर हम डाल दे रहे हैं सौरभ 1, काजल 1, कमलेश 1। क्या ये जाएगा? क्या कहेगा? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि यहाँ पर कितनी है हमारे पास साइज 2 और इसकी इंडेक्स भी मैक्सिमम कितनी हो सकती थी 0 और 1। बस अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तब कोई इशू नहीं है, अगर मैं यहाँ 3 कर दूँ तब कोई इशू नहीं है, तब ये ओके है। देखो तब ये ओके है। तो इस तरह से करके देखा था। एड्रेस हम प्रिंट करा रहे हैं ना, ये हटा दो लाइन ये वाली तो नहीं करेगा। ये लो मैंने एड्रेस प्रिंट कराया इसलिए तो कर रहा है। यहाँ तक किसी को कोई इशू? हाँ देखिएगा, ये अगर मैंने ये 3 करा है तो इसके पास कौन कौन सी इंडेक्स होंगी 0, 1 और 2। अगर मैंने ये 4 करा है तो कौन कौन सी इंडेक्स होंगी 0, 1, 2, 3। तो ये जो पहले वाला है, पहले वाले की इंडेक्स इधर पहले वाले में ही होती है। जो सारे ये 0 वाले हैं ये पहले वाले की है, और जो ये दूसरे वाला है ये इसको इंडिकेट करता है। अगर यही 2x3 होता या 3 डायमेंशन होती तब एक और बनाते, फिर उसमें भी साइज डालते। समझ रहे हो? करा तो है आपने, ये देखो। हाँ फॉर ईच है भाई, हमने तो प्रिंट, हाँ उसी तरह से तो प्रिंट कर रहा है। हाँ बोलिए। 3, हाँ 0, 1, 2, 3 जो बार बार 0 4 बार आया, 1 3 बार आया और 2 3 बार आया, तो ये इसी की वजह से आया क्योंकि यहाँ 3 है। 4 इन वालों को, इधर वालों को 1 2 3 4, 1 2 3, चौथे वाले में वो नल डाल दे रहा है अपने आप ही। हम नहीं डालेंगे तो कुछ तो डालेगा वो, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको 4 कर दूं तो क्या एक्सपेक्ट है आपका, एक्सपेक्टेशन क्या है? अगर मैं इसको 4 कर दूं तो क्या आउटपुट आया होगा? नहीं, ये ऐसी एंट्री रहेगी, आउटपुट क्या आना चाहिए? हाँ क्योंकि चौथे वाले पे हम कुछ छेड़ ही नहीं रहे तो वो सारे ही क्या ले लेगा? नल। स्पेस तो ऑक्यूपाई करा है, मतलब स्पेस तो उसने मेमोरी में घेरा है, परंतु जब हमने कुछ डाला ही नहीं है तो वो क्या कर देगा? नल डाल देगा। आ रहा है ना समझ में? अब ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी कैसे। देखो ज़्यादा बड़ा तो लेना मत, ये एरे लो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2x3 की, बस 2x3 की लेना, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लोगे आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। मैं 2x3 की ले रहा हूँ और इसे भी हटा देता हूँ। अब आपको करना क्या है, मेरी इस एरे का नाम क्या है? नेम। मेरी इस एरे का नाम क्या है? नेम। एक और एरे बना रहा हूँ, स्ट्रिंग कॉपी नेम, ठीक है। ये भी डबल डायमेंशन है और इसका साइज भी मैं सेम रखता हूँ, न्यू स्ट्रिंग 2x3, ठीक है। अब मुझे इस कॉपी नेम वाले में ये सारे एलिमेंट चाहिए, कॉपी नेम वाले में ये सारे एलिमेंट चाहिए। कैसे डालूं ये आपको करना है, बताइए कुछ लॉजिक बताइए मुझे, कोई अगर क्लास में बता सकता है तो। अरे एक एक एलिमेंट उठा करके इसके उस पर जाना है ना। अगर मैं अभी देखो इसकी जगह ये करा दूं, कॉपी नेम को प्रिंट कॉपी नेम, ये रहा कॉपी नेम को प्रिंट करा दूं, सब जगह नल पड़ा है ना, लेकिन मुझे तो ये नल नहीं चाहिए, मुझे ये सारे चाहिए, ये सारे उसमें चाहिए। एक तरीका तो बड़ा आसान सा है, कॉपी नेम इज इक्वल टू नेम कर दो और बस काम हो गया। एक तरीका तो यही है, पर ये वाला नहीं करना, मुझे आपका पूरा लॉजिक समझना है कैसे एक एक एलिमेंट गया। करोगे? कॉपी नेम इक्वल टू करके, हाँ यहीं करूँ अंदर फॉर लूप में? नहीं सर वही बाहर। क्या ये लीजिएगा, कॉपी नेम इक्वल टू कॉपी नेम इज इक्वल टू सर नेम डबल डायमेंशन सर 0 0 कर दे, हो जाएगा। ऐसे कैसे हो जाएगा?
आप कह रहे हो कि ये जो नेम है इसकी 0 0 पोजीशन पे जो पड़ा है वो कॉपी नेम में आ जाए, यस सर। ऐसे कैसे आ जाएगा? हाँ, ये भी अगर देते, इसको भी कहते कि 0 0 में 0 0 वाला ही आए तब तो आता। हाँ तो एक ही एलिमेंट गया बस, सारे कहाँ गए? अगर मैं रन करूँगा तो देखिएगा, हाँ हाँ फॉर ईच में, हाँ ये हटा देता हूँ। यहाँ नेम डाल दें इसमें, यहाँ नेम डाल दें तो क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ थोड़ी हो जाएगा। वो तो वेरिएबल का नाम है, नेम रखो क्या कुछ भी रखो, वेरिएबल का नाम है वो तो। ये लो, मैं अगर नेम कर भी दूंगा तो वो कह देगा कि नेम नाम का वेरिएबल आप ऊपर पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। किसमें? एक मिनट, यहाँ अंदर तो साइज जाता है, यानी कि इंट जाता है। आप जानने की कोशिश कर रहे हैं एड्रेस, नेम का मतलब क्या है? एड्रेस। आप एड्रेस डालने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर तो इंट जाता है ना। इंडेक्स किस चीज़ में होती है? इंट में तो होती है, तो नेम कैसे जा सकता है? कॉपी नेम इज इक्वल टू नेम, तो वो तो वही मैंने कहा था। यहाँ तो अभी मैंने करके ही दिखाया था। वो तो मैंने कहा ये वाला नहीं करना, अब उसे बार बार करोगे आप लूप के अंदर, जबकि एक बार करने से काम चल गया। आप बार बार करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो फिर सही नहीं है ना। अच्छा ये हटा दूँ विवेक? ठीक है, नहीं विवेक को जानने दो ना, कोड उसका आप कैसे कह सकते हो? ठीक है, अब करें इसको कुछ। हाँ करते हैं। ये जो आपने प्रिंट कराया है, मैं प्रिंट नहीं करा रहा और ना ही हम एलन करा रहे हैं अभी। या एक काम करते हैं, इस कोड को लिख लेते हैं पहले अलग से, ये लो, क्योंकि प्रिंट भी तो कराना है ना। इसको हम अलग से लिख लेते हैं, ठीक। और यहाँ अपना वही लॉजिक लगाते हैं, क्या कैसे करना है, ठीक। ये चल रहा है आपका, ठीक। यहाँ हम कहेंगे कॉपी नेम, क्या करूँ बताओ? का नहीं, ऐसे कर दोगे तो वो तो एक ही लाइन में ऊपर ही हो जा रहा था, तो यहाँ क्यों कर रहे हैं? का कौन सी वाली इंडेक्स वाला? 0 वाला 1 वाला। हार्ड कोड तो डाल नहीं सकते क्योंकि हमेशा वो 0 1 वाले को ही करेगा। कुछ ऐसा डालना पड़ेगा जो बार बार चेंज हो सकता हो, जो बार बार चेंज हो सकता हो। और आई आपका इंट नहीं है, ये तो इंट मांगता है। आई आपका इंट नहीं है और ये तो आपका इंट मांगता है, तो क्या करा जाए? देखिएगा आप इसे एक ध्यान से देखिएगा। ये वाला कभी 0 0 चल रहा है, ये वाला कभी 1 1 चल रहा है ना। तो कोई ऐसा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो फिक्स रहे और हर बार पूरे 3 बार करने के बाद एक बार इंक्रीमेंट मारे। और ये वाला 0 1 2 चल रहा है, फिर दोबारा 0 1 2, यानी ये रीसेट हो जाए, 3 होते ही ये रीसेट हो जाए। तो जो दो वेरिएबल लेंगे हम, वो एक तो यहाँ लेंगे इंट, कुछ भी ले लो आप, ए ले लो, इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया है ना। ए इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर दिया और जैसे ही ख़त्म हो ए का क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। जैसे ही ख़त्म हो तो ए का क्या कर दिया? इंक्रीमेंट कर दिया। अब यहाँ अंदर वाले में क्या ले लेते हैं? बी ले लेते हैं। अच्छा यहाँ भी ए ले रखा है, इस एक की जगह मैं कुछ और कर देता हूँ एक्स, ठीक है। इंट बी, इसको भी बी को भी क्या कर देते हैं? 0 कर दिया। अब देखिएगा यहाँ तो डाल देते हैं ए और यहाँ डाल देते हैं बी, क्योंकि बी वाला तो रीसेट होना है ना। और उसके बाद ही ये सब काम होते ही बी का क्या करा दें? हर बार एक जोड़ भी दें। तो ए बी इज इक्वल टू नेम का ए और नेम का ही बी, ठीक। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है? अब देखिएगा, मैं इसको फॉर्मेट में कर दूं एक बार, देखिएगा कैसे कैसे काम हो रहा है। हालांकि ये फॉर लूप वाला सारा कॉन्सेप्ट लगा दिया हमने इसके अंदर। फॉर लूप से भी आप बना सकते हैं इसको, लेकिन ये जब बनाया था तो मैंने इसलिए इससे भी करने की आपको बताई कि ऐसे भी कर सकते हो। इसीलिए तो कहा गया है
कि फॉर लूप वहाँ सारा हेल्पफुल है जहाँ आप कैलकुलेशन फॉरवर्ड बैकवर्ड जैसा आप कराना चाहते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ रीडिंग करना चाह रहे थे तो ये फिर वो उस केस में हेल्पफुल नहीं है। आप देखिएगा इंट ए इक्वल टू 0 है, ए इक्वल टू 0 है, अंदर उसने आना ही है ना। एक्स के अंदर एलिमेंट लाया होगा, कौन सा लाया होगा, एक्स के अंदर यही वाला तो लाया होगा राहुल, सबसे पहले वाला ही तो लाएगा। और बी इक्वल टू 0 है, हमने कहा ए के 0 में और बी के 0 में, यानी कि कंपनी नेम के 0 में क्या आ जाए, नेम का 0, नेम का 0 क्या है राहुल, तो कंपनी नेम के 0 में नेम का 0 आ गया, यानी कि राहुल आ गया। ठीक, अब बी बढ़ गया, बी कितना हो गया 1 हो गया। फिर से ये क्या कर, एक एलिमेंट लाएगा, फिर से अच्छा यहाँ ये गड़बड़ हो गई, इनिशियलाइज इसको फिर 0 कर देगा, ये तो गड़बड़ हो गई। क्या कर रहे हैं, लेकिन लूप में तो फिर से वो 0 इनिशियलाइज मार दिया उसने। ऐसा कुछ काम करना था कि असाइनमेंट केवल एक ही बार चलता, ऐसा कुछ करना चाहिए था हमें। जो ये बी इक्वल टू 0 कर रहा है, ये केवल एक बार चलना था और चल गया, ये हर बार आके 0 मार दे रहा है उसको, समझ रहे हो? समझ नहीं रहे, ए वाले के ऊपर, हाँ इसको बी वाले को ऊपर कर दिया, ये लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कर दिया। पर अब एक दिक्कत है, जैसे ये सारी इटरेशन कंप्लीट होंगी, हाँ बिल्कुल सही करा आपने, बी 0, फिर इसको बाहर करो, फिर इसको बाहर करो, क्योंकि ये भी तो 0 हो जाएगा जैसे ही ऊपर वाले लोग के पास आएगा, तो इसको बाहर करो। अब शायद चल जाए भाई, जो चीज़ इसके साथ थी वही चीज़ बी वाले ए वाले के साथ भी तो हो गई, अब शायद ये चल जाए। कह रहा है गलत है भाई, कुछ कह रहा है अनरिजॉल्व कंपाइलेशन प्रॉब्लम, डुप्लीकेट, अच्छा कहीं डुप्लीकेट ले लिया है क्या, अच्छा एक्स ले ले, एक्स भी ले रखा होगा शायद आपने कहीं ले रखा है, वाई ले लिया, वाई ले लिया, ठीक है, हो गया, चल पड़ा, जैसा हम चाह रहे थे वैसे ही हो गया। ये तो ड्राई रन करते करते समझ में आएगा। देखो मैं कौन सा लॉजिक याद करके थोड़ी बैठता हूँ, मेरे को दिख गई यहाँ यार ये तो 0 कर देगा, गड़बड़ हो गई, है ना। ड्राई रन करते करते आपको आएगा। और ऐसा है नहीं कि कोई भी आदमी प्रोग्राम याद कर ले, ये प्रोग्राम यार याद करना बड़ा मुश्किल है, याद हो ही नहीं पाएगा। मान लो इंटरव्यूअर ने आपसे यही वाला प्रोग्राम दे दिया जी, स्ट्रिंग को रिवर्स करो, जैसे आपका नाम है इसको उल्टा लिखवाओ, याद कर लिया आपने, पर अब वो कह रहा है आपसे कि पहला लेटर कैपिटल, दूसरा लेटर स्मॉल, तीसरा कैपिटल, चौथा स्मॉल, पांचवा कैपिटल, ऐसे होना चाहिए। आपका लॉजिक खराब हो गया। हाँ भी इंटरव्यू के दायरे में आओ, पता चलेगा, ठीक है। ये सब तो अभी मुझे भी नहीं पता है। मुझे भी नहीं पता, इन सबको कौन सा पता है? अरे भाई जब आपको नहीं पता तो इन सबको भी कौन सा पता है, सब सीख ही तो रहे हैं। क्या है यार रोशन, आसान वही बोल रहे हैं, जैसे पहला लेटर स्मॉल, दूसरा कैपिटल, ये वाला लेटर ये बताया था, तो ये आप लगाओगे ना, कौन बताएगा, क्यों बताएंगे? पहली बात तो ये बताओ, ये तो आप करोगे, ये तो हम देंगे कि ऐसा हो जाना चाहिए, और जब नहीं होगा तो फिर हम करवाएंगे ही। कल टेस्ट है आपका, क्यों? क्योंकि सर कल काम है। ये क्लियर हो गया? और क्या, ये आज जो कराया ये नहीं आएगा, एरे आएगा, एरे आएगा भाई, एरे तो जरूर आएगा। ये तो मैंने आपको कराया भी था कि देखो ऐसे वाले पूछूंगा, ये भी बताया था। अब तो बन चुका, अब क्या टॉपिक पेपर ला करके दे दूं क्या? कहो तो फोटो खींच के ग्रुप में भेज दूं। हाँ आप जो मर्जी लिखो भाई, मेरा पेपर बन चुका है। डबल डायमेंशन एरे उसके अंदर नहीं है, सिंगल डायमेंशन एरे दिया है, ठीक है।
सर ये टॉपिक दिखा रहे हैं। आज का दिन है आपके पास, आप एरे की कंफ्यूजन पूछ सकते हो, पूछो ना। मैं तो यहाँ बैठा ही इसलिए हूँ, प्रोग्राम समझ में आता है। तभी तो कहता हूँ ड्राई रन करके देख लिया करो। अविनाश टॉपिक दिखा रहे हैं, ये टॉपिक दिखे। लिखते रहो, टेस्ट तो पेपर तो बन चुका, आप जो मर्जी लिखते रहो, मेरा तो टेस्ट पेपर बन चुका है। सर जैसे लिखने वाले सर क्या पूछेंगे, जैसे जो मर्जी, मेरा मन जो करेगा। थोड़ा बताइए। पेपर आउट कर दूं क्या? सर एक टेस्ट ऐसा नहीं लीजिएगा ना कि उससे बढ़ाइएगा, उसको भेज दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। मेथड और इसकी रिटर्न टाइप, ठीक, मेथड और इसकी रिटर्न टाइप से बात करते हैं। एक ही क्लास में सब सिखा दूंगा, मतलब और क्लास अलग अलग नहीं बनाऊंगा, ठीक है। सैंपल क्लास ये बन गई है आपकी। देखिएगा, जैसे ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, तो जो मेथड का नाम होता है, जैसे मेथड का नाम क्या है, मेन। मेथड के नाम के लेफ्ट साइड में जो भी आपका ये लिखा हुआ है, वही मेथड की क्या है, रिटर्न टाइप। वो जिस तरह की होगी, तो मेथड को अपने अंदर रिटर्न शब्द लिख के उस टाइप का लिखना ज़रूरी है। रिटर्न शब्द लिख के उस टाइप का लिखना ज़रूरी है, ठीक। अगर ऐसा नहीं करोगे, हाँ, उसका टाइप लिखना ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो मेथड आपको कंपाइलेशन एरर देता रहेगा। जैसे कि ये आ गया आपका पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेथड, ठीक है। तो इसमें ये वॉइड लिखना ज़रूरी नहीं है। वॉइड क्योंकि अपने आप में कहता है आई डोंट वांट एनी रिटर्न टाइप, तो यहाँ वॉइड लिख दिया तो मेथड कहता है कि मेरे को रिटर्न की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इंट लिख दिया तो इंट टाइप का कुछ देना ही होगा, और वो ऐसे नहीं लिखना इंट, कुछ इंट टाइप की वैल्यू लिखनी है। कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो। मान लो ये इंट की जगह क्या होता, स्ट्रिंग होता, कुछ भी स्ट्रिंग होता, ठीक। तो वो स्ट्रिंग में देना होता कुछ भी आपको, ठीक। अब आप ये डायरेक्ट दे दो या किसी वेरिएबल में स्टोर करके दे दो, वो आपकी मर्जी है। हाँ, स्टोर करा के ऐसे भी दे सकते हो, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ये लो, और यहाँ नेम लिख दो, ठीक। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने लिख दिया नेम इज इक्वल टू DDD ये मेथड के अंदर ही हो, ये बाहर भी हो सकता था, ठीक है। ये बाहर भी हो सकता था, गेटिंग और नॉट, कहीं भी हो सकता था, बट ग्लोबल होना चाहिए था। क्योंकि अगर किसी और मेथड के अंदर होता तो इस मेथड के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वो फिर उस मेथड का लोकल वेरिएबल हो जाता, ठीक है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ ही हो, ग्लोबल ही हो, ये यहाँ भी हो सकता था। एक मिनट, कहाँ गया सैंपल, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्लोबल ही हो, ये आपका पैरामीटराइज भी हो सकता था, यहाँ पर भी दे सकते थे हम, उसको भी रिटर्न करा सकते हैं, क्योंकि उसको तो सिर्फ टाइप चाहिए। ये लो, ऐसे भी हो सकता था। गेटिंग और नॉट, क्लियर है, आ रहा है समझ में। हालांकि वेरिएबल ही देना चाहिए, हार्ड कोडेड कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ रिटर्न करेगा। मान लो मैंने 5 दे दिया तो ये हर बार 5 ही रिटर्न करता, कितनी ख़राब बात हो जाती ना। ये हर बार 5 ही रिटर्न करता। मान लो मेरे मेथड का नाम है ऐड, ठीक है, और ये 2 नंबर को ऐड करता है, इंट num1 और इंट num2, ठीक है। ये 2 नंबर को करता, तो मुझे क्या करना होता, इसके अंदर यहाँ पे रिटर्न टाइप इसकी क्या रखता, इंट रख देता, और यहाँ से रिटर्न करा देता क्या, num1 प्लस num2, बस हो गया। अब मैं इसको कहीं भी इस्तेमाल करता, जैसे कि ऐड नाम का मेथड मैं यहाँ इस्तेमाल करता, इसमें चाहता मैं कि 4 और 5 को जोड़ के ले आओ, तो ये 4 और 5 को जोड़ के ले आता, ठीक। चाहता तो मैं इसको प्रिंट करा सकता था, और चाहता तो मैं किसी वेरिएबल में इसको सेव करा सकता था।
तो डायरेक्ट प्रिंट कराना चाहते हो तो इसको एज इट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो, एज इट इज़ प्रिंट स्टेटमेंट में डाल दो, ये लो, ठीक। तो डायरेक्ट ये प्रिंट भी कर देता। आ रहा है समझ में? रिटर्न टाइप में किसी को किसी भी तरह का इशू? हाँ जी नीलेश, क्या करेंगे? ये जो कॉल किए हैं सर, इसको किसी पे ये ऐड वेरिएबल में स्टोर इसको भी प्रिंट करा सकते हैं। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी करा सकते हो। हाँ नीलेश क्या पूछ रहे हो? ये तो हाँ बताए अभी मैंने, किसी वेरिएबल में स्टोर करा सकते थे इसको। इस तरह से आप यहाँ ना करके इंट x इज इक्वल टू इस तरह से करा लेते, आ गया वो x के अंदर आ गया होगा और x को प्रिंट करा लो, या x का जो मर्जी कराओ, आपकी मर्जी है, जरूरी थोड़ी प्रिंट कराओगे। ये लो x इंटू एक्स करा लो, ठीक है, आपकी मर्जी जो कराओ। हाँ दूसरी क्लास में भी कॉल कर सकते हैं इसको, दूसरी क्लास में भी कॉल किया जा सकता है मेथड को ना, दूसरी यूज कर सकते हैं, वहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं। ये x को, इसको x को, लेकिन x तो इसका लोकल वेरिएबल है मेन मेथड का, ग्लोबल होता तो इस्तेमाल करते। लोकल वेरिएबल तो वहीं तक ख़त्म होता है ना स्कोप, मेथड के अंदर अंदर तक, मेथड से बाहर ही नहीं जा सकता तो क्लास के बाहर कैसे जा पाएगा? ये स्ट्रिंग नेम है सर, इसको कॉल कर सकते हैं। हाँ ये जो ऊपर दिया है इसे इस्तेमाल कर सकते हो आप बाहर कहीं दूसरी क्लास में, क्योंकि ये क्या है, ये ग्लोबल है। देखो एक क्लास मैंने यहाँ बना रखा, अभी दिखा देता हूँ हाथ के हाथ। एक क्लास तो मेरी क्या है, सैम्पल क्लास। एक और क्लास बना लेता हूँ, यहीं बना देता हूँ, ठीक। क्लास हेलो, ये हेलो नाम की एक क्लास बना ली, इसके अंदर भी एक मेन मेथड डाल दिया। इसके अंदर मैं उसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ नेम को, ठीक है। ये नेम को इस्तेमाल करने के लिए क्या मैं डायरेक्ट नेम लिख सकता हूँ? नहीं। कैसे लिख पाओगे? क्लास का नाम लिखना पड़ेगा पहले। क्या है मेरी क्लास का नाम? सैम्पल क्लास डॉट नेम। अब देखो कुछ नहीं कह रहा, डायरेक्ट इस्तेमाल हो जाएगा। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये बी क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। देखिएगा ये मैं करना चाहता हूँ हेलो वाली को रन, है ना, दोनों में से कोई एक पूछ रहा है वो, तो मैं हेलो वाली को ही रन करना चाहता हूँ, ठीक है। दूसरी क्लास में भी कर सकते हो, मैंने तो यही दिखा दिया, आप दूसरी क्लास वैसे भी बना सकते हो। नहीं मतलब अलग अलग दिखाता तो आपको समझने में कन्फ्यूजन होती, इसलिए मैंने एक ही पेज पे सिखा दिया ताकि दिख जाए सामने सारा कोड। क्लियर है? हाँ, जिस किसी को आप सब जगह इस्तेमाल करना चाहते हो उसे ग्लोबल बनाना ज़रूरी है। लेकिन एक और बात समझा दूँ यहाँ पर, ये अगर स्टैटिक शब्द नहीं होता, ये ग्लोबल तो अब भी है, ग्लोबल तो अब भी है, पर अब इस्तेमाल नहीं हो सकता दूसरी जगह। अब इस्तेमाल करने के लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट आपको पता है न्यू कीवर्ड की हेल्प से बनता है। ये लो एक ऑब्जेक्ट बनाया और इस्तेमाल कर लिया। क्लियर है? या इस ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते, इसी ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल में स्टोर करा लेते, जैसे कि सैम्पल क्लास टाइप का एक वेरिएबल ले लिया मैंने, ए बी इज इक्वल टू ये रखा और ए बी डॉट नेम, ऐसे भी करा सकते थे। अब भी देखिएगा आपका ये चल पड़ा। हाँ, मेन मेथड स्टैटिक क्यों है? वीडियो देख रहे हो? वीडियो देख रहे हो? तो ये तो वीडियो में बहुत बताया यार, ये इतना ऐसे तो फिर पूरी जावा करने लग जाओगे आज आप, ताकि JVM उसको बाहर वाली क्लास, यानी कि बाहर जो आपकी कोई सी भी क्लास है वहाँ से कॉल कर सके। स्टैटिक इसीलिए बनाया है। अगर वो स्टैटिक नहीं होता तो JVM को फालतू में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। उस जैसे अभी फालतू में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ गया ना, अगर वो स्टैटिक था तो डायरेक्ट क्लास के नाम से इस्तेमाल हो पा रहा था। लेकिन अगर वो स्टैटिक नहीं होता मेन मेथड, तो JVM को फालतू में एक क्या बनाना पड़ जाता? ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता। पहली शर्त तो यही है कि ऑब्जेक्ट बनाना पड़ जाता। दूसरी शर्त, अगर ऑब्जेक्ट बना, अच्छा ओवरराइडिंग अभी नहीं कराया, जब ओवरराइडिंग कराऊंगा तब दूसरा इसका प्रॉब्लम बताऊंगा। एक क्लास में दो मेन मेथड, हाँ बना सकते हो। सवाल आपका यही है ना, एक क्लास में दो मेन मेथड, हाँ बना सकते हो। किसने रोका है? दो क्या 25 बना सकते हो। ये लो, कहाँ बना हुआ है? वो अलग क्लास है। हाँ
आप क्लास की बात कर रहे हो, मैंने दोबारा रिपीट करा जबकि। ये लो, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। एक साथ सब चलेंगे सारे। हाँ, एक साथ सब चलेंगे। जो कॉल किया जाएगा वही चलेगा, सब क्यों चलेंगे भाई? ये कौन कह रहा है कि सारे चल जाएंगे? ये देखो, एक मेन मेथड मैंने ये बना दिया और यहाँ डाल दे रहा हूँ स्ट्रिंग इंट, ठीक। तो इस तरह इसी को बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग बोलते हैं। हाँ, इसी को तो कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग। देखो, एक और मेन मेथड बन गया, इसमें डाल देते हैं इंट की जगह क्या, क्योंकि डुप्लीकेट हो जाएगा ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा, क्या डाल दो। देखो, 3 मेन मेथड आ गए और एक और लो मेन मेथड। अब किसी हम कुछ डालेंगे ही नहीं, ये लो। अब किसे जो ये हम डाल रहे हैं सारा मिटा देते हैं, ये लो। एक और मेन मेथड ले लो, यहाँ पर इंट किसको करेगा भाई? JVM तो जो उसको रन करने के लिए बताया गया है उसी को जानता है वो। इन चारों में से 5 में से किसी को नहीं जानता, वो सिर्फ एक को जानता है। अगर वही एक नहीं है इसके पास, वही एक अगर नहीं है उसके पास, तो JVM विल थ्रो द एरर। जैसे मान लो ये कर दिया एक। अब हम देखो, एरर तो है नहीं, कंपाइल टाइम तो कुछ नहीं है ना एरर। एक मिनट, सेम टाइम पर सर एरर नहीं रहेगा ना। एक मिनट यार बस, क्यों? अब ठीक है। देखो, ये कहीं भी कंपाइल टाइम तो एरर नहीं दिख रही, लेकिन अब हम रन करेंगे। JVM सिर्फ इस वाले मेन मेथड को पहचानता है। क्या हुआ? क्लास नॉट फाउंड लोड मेन मेथड, ठीक। तो ये मेन मेथड इसको मिला ही नहीं भैया। हाँ, हाँ, ये कर दिया। जानबूझ के किया है ना, जैसा JVM को चाहिए वैसे वाला इसको मिला ही नहीं। एक मिनट, जरा इसको यहाँ से इसको हटाता हूँ पहले। अब सही। अभी एक बार रन कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है? ठीक है, कोई बात नहीं। इसको बता दें कि मैं कौन से वाले को कॉल करना चाहता हूँ। हाँ, 81 आ गया। अब थोड़ा सा छेड़छाड़ कर देते हैं, यहाँ से स्ट्रिंग हटा देते हैं, ठीक। अब रन करते हैं तो कह रहा है कौन से वाला मेन मेथड मुझे नहीं मिला? ये वाला। वो हमेशा यही वाला ढूंढता है, दिख रहा है आपको? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे टाइप का ARGS, वो यही वाला ढूंढता है। आप बना चाहें 100 लो, 150, 1000, जितने भी बना लो। मेन मेथड दूसरा बना है स्ट्रिंग टाइप का एरे एक तरफ से। हाँ, तो एरे को स्ट्रिंग टाइप है तो उसको सब चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो उधर चलेगा वो। अरे भाई, दूसरा मेन मेथड। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ रहे हो आप? मैं कह रहा हूँ कि ये मैंने 5-6 बना दिए, लेकिन इसके जैसा हूबहू दिखने वाला एक भी नहीं मिल रहा उसको। यस सर। तभी तो वो रन टाइम पे एरर दे रहा है। अच्छा, जो बेनिफिशियल हो वो भी ऐसा होना चाहिए, उसे भी एरे टाइप का होना चाहिए था, तब उसको कोई दिक्कत नहीं। अगर वो हूबहू उसके जैसा हो जाएगा, अब कहाँ आई देखो। तो इसका मतलब उन 4-5 को किसी को ध्यान नहीं दे रहा, वो सिर्फ उसको ध्यान दे रहा है जो JVM से कहा गया है। बस JVM से सिर्फ मेन क्लास के पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड को रन करने को कहा गया है, और किसी मेथड को नहीं कहा गया। गेटिंग और नॉट? हाँ, पैरामीटर में ARGS देने का क्या मतलब है? ARGS की जगह ABCD कुछ भी दे दो, ये तो वेरिएबल का नाम है। ARGS मतलब आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं हम इसको, शॉर्ट फॉर्म में उसने ARGS कह दिया। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं हम इसको, तो उसने शॉर्ट फॉर्म में ARGS कह दिया। हाँ स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट। हाँ, स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट्स मांगता है वो, ठीक है। स्ट्रिंग एरे टाइप का आर्ग्यूमेंट्स मांगते हैं। सर इसको डबल कोट के अंदर क्लियर कर दिया अगर हम स्ट्रिंग देते हैं। डबल कोट के अंदर क्यों नहीं करते हैं भाई? ये तो अभी हमने वेरिएबल ही तो लिखा है, इसकी वैल्यू कहाँ दे रहे हैं? वैल्यू तो मांगेगा वो आपसे रन टाइम पे। अब यहीं से दे दोगे तो फिर डिक्लेरेशन कहाँ रह गया? और कुछ? ये कैसे मांगता है? हाँ, ये मैंने मतलब अगर आर्गुमेंट मांगता है। वो आप इक्लिप्स में नहीं देख पाओगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे देख पाओगे। कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट पे आपने क्लास खत्म ही कर दी, कमांड लाइन वाला आपने काम ही खत्म कर दिया। इस पे ही डायरेक्ट इक्लिप्स पे जंप कर गए। किसी को इधर भी समझ नहीं आया। अब जो भी नोटपैड लेकिन जब मैंने नोटपैड पे कराया था, आपसे ये भी कहा था अब से इस पे करा करो, तब भी आप बड़े ज़िद्दी हो गए हो। इस पे उस पे करा ही नहीं आपने। कहा था ना मैंने नोटपैड पे करा करो, और ये भी कहा था कि हफ्ते भर बाद फिर मैं खुद ही कह दूंगा इक्लिप्स पे कर लो, लेकिन नहीं, आपको तो इक्लिप्स बड़ा पसंद आ रहा था। जैसे मैंने बोल किया मशीन बनाई है। वो चलो बना रखा अच्छी बात है, पर सब क्लास ने सबने तो नहीं कर रखा। सबको वही कंट्रोल F11 प्रेस करने की आदत पड़ी हुई है, रन हो जाता है। कमांड किसी से अगर पूछी जाए, इंटरव्यूअर अगर आपसे पूछ लेगा कंपाइल करने की कमांड बताना, जरा बताओगे? जावा सी क्लास का नाम
जावा सी स्पेस क्लास का नाम डॉट जावा, गलत है। जावा सी स्पेस फाइल का नाम डॉट जावा, क्लास का नाम यहाँ नहीं आता। सर वो जो फाइल क्लास के नाम से फाइल उससे होती है, तो सर तो आप क्लास नहीं कह सकते ना उसको, फाइल को तो फाइल ही कहोगे ना। क्या मैं आपको इसे कह दूं कटोरी, चम्मच, जो नाम इसका ये है वही रहेगा ना। फिर हाँ हाँ, फाइल का नाम रख सकते हो दूसरा भी, हाँ पब्लिक लगाए हैं तो वही वाला ही रखना पड़ेगा फिर। ये सब बताया तो था, आप वीडियो देख नहीं रहे तो क्या करें, मैंने करके भी दिखाया, देखो ये एरर आ गई। अच्छा, कंपाइल करने की कमांड तो पता चल गई, रन करने की कमांड क्या है? क्लास का नेम और फाइल का नेम सेम है, फाइल पे डॉट जावा लगा दें चल जाएगा, क्लास नेम लिख के डॉट जावा लगा दें। फाइल का नेम सेम होना जरूरी है? अगर आप पब्लिक लगाएं तब जरूरी है, हाँ। तो जावा स्पेस क्लास नेम, बस एंटर, रन हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं लगाना। नहीं, तब उस केस में आपने दोनों कमांड एक साथ चला दी, ये भी बताया था मैंने, वीडियो देखो तो सही ध्यान से। मैं अगर दोनों अलग अलग पूछ रहा हूँ कि कंपाइल की अलग और एग्जीक्यूशन की अलग, तब तो अलग अलग ही बताओगे ना, पर आप जो ये बता रहे हो जावा स्पेस क्लास नेम डॉट जावा, इसमें आपने कंबाइन कमांड चला दी और वो एग्जीक्यूट भी हो गई, कंपाइल के साथ साथ एग्जीक्यूट भी हो गई। बिना कंपाइल किए रन नहीं हो सकता। हाँ, बिना कंपाइल किए एक शर्त पे रन हो सकता है कि जिसे आप रन कराना चाहते हो उसका बाइट कोड जनरेट हुआ हो पहले से, तब करा सकते हो। यानी पहले एक बार कंपाइल की हुई हो जरूर, तब कर सकते हो। रन कराओगे तो जो पुराना कंपाइल है वही आएगा, नया नहीं आएगा उसके अंदर कुछ भी, फिर से कंपाइल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया आपका एक टॉपिक ख़त्म, रिटर्न टाइप। ठीक है नीलेश, क्रॉस लगा दें। ठीक, कुंदन कह रहे हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कंट्रोल फ्लो समझाने को। कुंदन आप बहुत लेट आए हैं क्लास में, ये तो वैसे अधिकार नहीं था, ये आप अत्याचार कर रहे हैं, मेरी शराफत पे आप नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ये बहुत लंबा टॉपिक है, पर कहाँ है, ऐसे नहीं समझ में आएगा ना यार, इसी के अंदर अब करना पड़ेगा, क्या करें। चलेगा, अब कुंदेश ने ठान ही लिया है, कुंदन ने, चलेगा। तो इसके ना 3 नियम होते हैं, दो देखो, 2 कंट्रोल फ्लो हैं हमारे पास, एक है स्टैटिक और एक है नॉन स्टैटिक। ठीक है, तो इसके भी 3 नियम हैं और उसके भी 3 नियम हैं। इसका नियम नंबर 1 है, क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसका ही दूसरा नियम क्या है? इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स, और एग्जीक्यूशन भी है, ऑफ ऑल स्टैटिक मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तीसरा नियम, एग्जीक्यूशन ऑफ मेन मेथड। ठीक है, हाँ ऐसा लिख दो, JVM इज रेडी टू एग्जीक्यूट फॉर मेन मेथड, ऐसे भी कह सकते हो, क्या फर्क पड़ रहा है। इसके भी 3 नियम हैं, क्या क्या हैं? पहला नियम, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल इज नॉन स्टैटिक या दोनों एक ही बात है, मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू
बॉटम, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। सेकंड नियम इसका क्या कहता है? इनिशियलाइजेशन ऑफ ऑल नॉन स्टैटिक और इंस्टेंस मेंबर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तीसरा नियम इसका क्या कहता है? एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर। पर ये लाइफ साइकिल कब चलेगी? इट विल कम इनटू द पिक्चर क्या स्पेलिंग है पिक्चर की? PITCHER ना, पिक्चर हो गया। हाँ PIC, वो पिक्चर मतलब घड़ा हो गया है। हाँ इन पिक्चर, ठीक है। इट विल कम इन टू द, देखो कितना कंफ्यूज हो गया दोनों पिक्चर और पिक्चर में, मैं खुद। हेलो, क्या लेना है? हेलो, ठीक है ठीक है ठीक है। कम इन टू द पिक्चर व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये तब चलेगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा, अदरवाइज ये नहीं चलने वाला, ठीक है। अदरवाइज दिस साइकिल विल नॉट या हाँ ये वाली साइकिल फिर आपकी नहीं चलेगी, ठीक है। इसी में लिखवा दीजिए, अगर सब ऑब्जेक्ट बना तो उतनी बार अगर कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर भी चलेगा। कंस्ट्रक्टर भी उतनी बार चलेगा अगर सब कंस्ट्रक्टर। लिखा तो है यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, साफ साफ लिखा तो है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट बना तब अभी बना, ये तो आप रिलेशन बनाओ ना। मैंने कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बना बनते ही एग्जीक्यूट हो जाएगी, तो हो तो क्या? अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं लिखा मैंने? अरे कॉपी तो कर लूँ, क्यों मेरी उंगली को कष्ट देना चाहते हो? ये लो, ठीक है कुंदन। अब बात आती है यहाँ पर, ये स्टैटिक मेंबर्स कौन से होते हैं और नॉन स्टैटिक मेंबर्स कौन से होते हैं, ये देख लो। ये रूल्स वाली बात हो गई। किसी भी वेरिएबल, किसी भी मेथड के पहले कहीं पर भी अगर आपको स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ दिख जाए तो वो क्या हो गए? स्टैटिक मेंबर्स, ठीक है। अगर स्टैटिक में उसके आगे नहीं लिखा हुआ तो वो क्या कहलाएगा? नॉन स्टैटिक। बस यही है अंतर, ठीक। अब वीडियो देखना, फ्लो उसका चला के देखना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, दोनों कराना बहुत मुश्किल है, लंबा हो जाएगा। तो ये भी आपका समझिएगा, डन। कंस्ट्रक्टर बताए तो हाँ, मेंबर्स देखो क्लास के अंदर ग्लोबली अगर आपने डाल रखा है, यानी किसी मेथड के अंदर नहीं डाल रखा, वेरिएबल हो सकता है, मेथड हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है, क्लास हो सकता है, इंटरफेस हो सकता है, परंतु आपको जो ध्यान देना है, जो आप करोगे टेस्टर लोग वो करेंगे वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर। आप इन्हीं पे ध्यान देंगे और किसी पे आप ध्यान नहीं दीजिएगा। वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर, तो यही मेंबर पे आप ध्यान देंगे। वैसे मेंबर और भी हो सकते हैं, वो डेवलपर के लिए होंगे ना भाई, क्योंकि जावा छोटी मोटी लैंग्वेज तो है नहीं, उसमें आप एक और इटसेल्फ लैंग्वेज बना सकते हो, ठीक। तो आपने सिर्फ वही ध्यान देना है जो आपके इंटरव्यू से संबंधित है, जो आपके टेस्टिंग लाइफ से संबंधित है। पढ़ने को तो जावा पढ़ते रहो भैया, 8-10 महीने तक पढ़ते रहो, पढ़ाने को हम भी तैयार हो जाएंगे। फिर लेकिन बूट स्ट्रिंग बूट और ये सब आ जाएगा, हाइबरनेट, ये सब मतलब एडवांस जावा के पार्ट आ गए, पर वो आपको हेल्प ही नहीं देंगे, काम ही नहीं आएगा आपके, क्या फ़ायदा पढ़ा के भी, ठीक है। जितना ज़रूरी है वही पढ़ लो पक्के अच्छे से, ठीक। अब आ जाते हैं कंस्ट्रक्टर। किसी भी क्लास का, जैसे ये क्लास है, ये क्लास है,
इस क्लास के किसी भी कंस्ट्रक्टर कहाँ बनेगा पता है आपको, मालूम है कहाँ बनेगा? क्लास के अंदर। किसी भी क्लास के नाम से अगर कोई मेथड बना दिया गया है परंतु उस मेथड की कोई रिटर्न टाइप भी नहीं है तो वो मेथड क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्टर। मतलब क्लास के नाम के जैसा ही होगा वो मेथड परंतु उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी। मान लो यहाँ पे इसकी रिटर्न टाइप लिख दी तो क्या ये कंस्ट्रक्टर रह गया? नहीं। अब ये कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? अब ये मेथड ऑर्डिनरी मेथड, स्पेशल मेथड नहीं है। लेकिन अगर मैंने जैसे ही इसको ऐसा कर दिया, ये हटाया, ये भी हटा दिया, तो ये अब क्या हो गया? स्पेशल मेथड, यानी कि कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कब कॉल होते हैं? जब कभी भी ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा इसी क्लास का, न्यू सैंपल क्लास, देखिएगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट बना और ये वाली बात अब लागू हो गई। देखो जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बनते ही क्या हो जाएगा? ये वाली लाइफ साइकिल एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि पहला आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, दूसरा इनिशियलाइजेशन और एग्जीक्यूशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तीसरा एग्जीक्यूशन ऑफ कंस्ट्रक्टर, मतलब ये एग्जीक्यूशन। गेटिंग और नॉट? क्लियर है? ये भी आपका हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ बनाए जा सकते हैं ये भी देख लो, यहाँ पर भी। हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्टर वैसे तो होते 3-4 तरीके के हैं पर अभी तक आपको 2 ही तरीके के दिखाए हैं। मतलब यार वो मेथड तो बता दिया ना, पैरामीटराइज और नॉन मेथड, ये भी तो मेथड ही तो है। बस ये एक स्पेशल मेथड है, बाकी सारी चीज़ें मेथड के जैसी ही रहेंगी बट रिटर्न टाइप नहीं रहेगी। मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है तो इसे भी ओवरलोड किया जा सकता है। मेन मेथड से पहले कभी नहीं कंस्ट्रक्टर चलेगा। ऑब्जेक्ट मेन मेथड से पहले कभी नहीं चलता, पहले स्टैटिक वाली साइकिल चलेगी ना। ये देखो बताया भी पहले स्टैटिक वाला ही है, बाद में बताया नॉन स्टैटिक वाला। कंपनी से कॉल है? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये भी तो एक मेथड ही है। अब जब मेथड है तो भैया इसे भी ओवरलोड किया जा सकता है, इसे भी ओवरलोड किया जा सकता है। ठीक, ये लो हो गया ओवरलोड। मेथड को भी तो आप ओवरलोड ऐसे ही करते हैं। ये लो ये भी हो गया। हाँ सब कंस्ट्रक्टर हैं। हाँ अब बताइएगा क्या जावा में इसी का तो रोल है। और सारा किसका रोल है? जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है और ये ऑब्जेक्ट को ओरिएंट करके चलता है, मतलब केंद्रित करके चलता है। ठीक, जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल चलेगी, लास्ट में कंस्ट्रक्टर जरूर कॉल होगा। तो यानी कि कंस्ट्रक्टर के अंदर आप वो वाला कोड लिख सकते हो जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे देना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेरा जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने तो ये वाला कोड तो जरूर एग्जीक्यूट होना चाहिए। न्यू सैंपल सर लाइन नंबर 12 में सर ब्लॉक के अंदर कुछ प्रिंट कराएंगे सर। न्यू सैंपल क्लास सर ऑब्जेक्ट बना है यहाँ पे, कहाँ प्रिंट कर देगा ना। हाँ कुछ प्रिंट कराओगे या कुछ इनिशियलाइज कराओगे, जो भी कराओगे वो करेगा, कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा। लेकिन ये वाला जो ऑब्जेक्ट बनाया है आपने इसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं डाला ना, तो जैसा इसके दिखने वाला कंस्ट्रक्टर होगा ये वही उसी को कॉल करेगा, देखिएगा, और किसी को नहीं करेगा। हाँ अगर उसमें डाल देते हैं कुछ इंट वगैरह ये सब डाल देते हैं तो ये इसके जैसे वाले को ही कॉल करेगा और किसी को नहीं करेगा। गेटिंग और नॉट? और कुछ? कंस्ट्रक्टर हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया आपका। अब बचा आपका एरे, समरजीत। चलिएगा एरे करा देते हैं। समरजीत, जब कभी भी हम कोई वेरिएबल बनाते थे, ठीक, तो हमें क्या करना होता था? जैसे कि ये स्ट्रिंग नेम
इज इक्वल टू, उसमें फिर नाम डाल दिया करते थे, ऐसे करते थे ना, ठीक है। लेकिन मान लो मुझे स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवाना है समरजीत, किसका? स्कूल का। तो स्कूल में एक ही बच्चा थोड़ी होता है, कई सारे होते हैं, तो बाकी और स्टूडेंट्स के नाम हम कैसे डालेंगे? ऐसे करके डालेंगे और इनके वेरिएबल का नाम चेंज करेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। हमारी समझ में आ रहा है ना? परंतु इसके साथ बड़ी दिक्कत है, अगर मैं सारे के सारे एक्सेस करना चाहता हूँ, एक साथ प्रिंट कराना चाहता हूँ, फिर से ये सारे कॉपी पेस्ट करके प्रिंट वाली स्टेटमेंट के अंदर डालने पड़ेंगे, ऐसे ही करना पड़ेगा ना, टाइम लगेगा। तो इसी चीज़ को रिड्यूस करने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया एरे का। तो एरे के अंदर हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, ऐसा सिंपल सा एक वेरिएबल बनाते हैं। एरे के अंदर तीन बातें बड़ी मैंने खास बताई होंगी। क्या बताई थी? यहाँ कोई मैंने बनाया था, डिलीट कर दिया, नोट्स में डिलीट कर दिया आपने, फिर से वो पूरा नहीं पढ़ाना चाह रहा ना मैं। पता नहीं कहाँ रखा है, यही है, नहीं मिल रहा। चलिए कोई बात नहीं, इसमें तो नहीं है। अरे यार, आप क्या पूरा कंप्यूटर छटवा दोगे मुझसे? एरे कॉन्सेप्ट, तो एरे में बड़ी तीन मोटी मोटी बातें बताई थी। एरे इज एन इंडेक्स बेस्ड फिक्स नंबर, कलेक्शन ऑफ फिक्स नंबर ऑफ होमोजीनियस साइज। मतलब इंडेक्स बेस्ड है, फिक्स नंबर है, साइज में ये बात करेंगे तो ठीक है, फिक्स्ड इन साइज लिखवाना चाहिए था मुझे, हाँ लिखवाया तो ये रहा, फिक्स्ड इन साइज और होमोजीनियस, ये तीन बातें एरे के लिए हैं। तो वही हमने यहाँ कर देनी है। कहाँ है हमारा कोड? ये रहा। तो एरे का निशान लगाएंगे जो कि ऐसा होता है, स्क्वायर ब्रैकेट वाला, ठीक। फिर यहाँ हमने न्यू की हेल्प से किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, और इसको साइज दे दिया। तो देखो ये तो दर्शा रहा है कि इंडेक्स बेस्ड है, जैसे कि नेम की 0, ठीक, कुछ भी डाल सकते हो आप, जो डालना है आपको, नेम का 1, नेम का 2 और नेम का 3। ये आप क्या कर रहे हैं? इंडेक्सिंग पे वैल्यू डालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे आकर मान लो A डाल दिया, यहाँ पर B डाल दिया और यहाँ पर C डाल दिया। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर मैं इन सबको एक्सेस करना चाहता हूँ तो बार बार मुझे प्रिंट स्टेटमेंट नहीं लिखनी, फॉर लूप चलाया, एक प्रिंट स्टेटमेंट में अंदर आई डाल के सारे प्रिंट करा सकता हूँ, है ना समझिए। तो उससे करने से बड़ा मुश्किल पड़ जा रहा था। मान लो सारे नाम के साथ हम कुछ ऐड कराना चाहते हैं तो वही सारा रिपीटिशन ऑफ कोड सबके साथ करना पड़ेगा। लेकिन अगर यही काम हमने इसकी एरे की हेल्प से करा होता, फॉर लूप के अंदर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में वो काम करा देते जो हम करना चाहते हैं, तो वो सबके लिए कर देता। बिना लूप लगाए कैसे कर पाओगे? रिपीटिशन ऑफ टास्क अगर करना था, जब कभी लूप सिखाया था तो आपको पहली बारी में बता दिया था, व्हेन एवर यू हैव टू परफॉर्म अ पीस ऑफ टास्क इन रिपीटिशन मोड देन यू शुड हैव टू गो विथ लूप्स। तो यहाँ भी तो हम वही सबके, जैसे मान लो ABCD ऐसे करके 50 बच्चे हैं, सबके नाम के आगे हम कुमार लगाना चाहते हैं, तो ये कुमार सबके साथ लग रहा है, कुमार कुमार कुमार, रिपीटिशन ऑफ वर्क हो रहा है ना। तो हम ये रिपीटिशन ऑफ वर्क एरे की हेल्प, लूप की हेल्प से बड़ा काम इजीली कर लेते, ठीक। करने को तो हम वैसे भी कर सकते हैं एक एक करके, पर काम इजी नहीं हुआ, पीस ऑफ कोड भी बढ़ गया, आपकी मेहनत भी बढ़ गई, ठीक है। और कुछ? किसी भी तरह का कोई कॉन्सेप्ट पूछना हो, किसी भी तरह की कोई बंद करें फिर।
अच्छा लूप में ये लो फॉर लूप लगाया इंडेक्स वाला और नेम प्रिंट करा दो यार, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। नेम का आई प्रिंट करा दो, ये लो हो गया, ABC हो गया प्रिंट आपका। ठीक है, बाकी दो नल क्यों आए? क्योंकि हमने 3 ही तक तो वैल्यू दी है। और कुछ क्लियर है? क्या बोल रहे हैं? एक्सेप्शन का टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगा तब एक्सेप्शन हैंडलिंग और एक्सेप्शन दोनों पढ़ाऊंगा। हालांकि पूरे जावा में 2 ही तरीके की एक्सेप्शन होती है, चेक्ड और अनचेक्ड। खत्म करें यहीं तक। अब ये बताइएगा फीस के लिए क्या कर रहे हैं भाई? फीस के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? देखिए सामने वाली क्लास में कोई भी काउंट करके आओ कितने बच्चे हैं। आज इतने सारे कैसे? मैं रोज क्लास लेता हूँ तब तो 16 होते नहीं हैं। और आपकी क्लास के कितने हैं? 19 आपकी क्लास में है। ठीक, लग तो नहीं रहे 19, दोनों मिला के 35 हो गए। और 70 अच्छा 70 अरे भाई थोड़ा सा पानी डाल के तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? क्या कहने का मतलब है से एक पानी निकाल ये आपकी सोच बहुत गलत है। समुद्र को फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता।